नमस्ते फ्रेंड्स। आज साइंस का टॉपिक लेकर के आए हैं और इसमें आप स्मरणीय फैक्ट्स, रिमेंबर पॉइंट्स वगैरह सब देखेंगे और कुछ प्रश्न भी हम हल करेंगे वस्तुनिष्ठ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर है पहला। देखिए कह रहा है कि जीव जो है शरीर की संरचनात्मक इकाई एवं कोशिका है और कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये बात जान लीजिए, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम जान लिए कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। चलिए, उसके बाद है उत्तक के समूह अंग एवं अंगतंत्र बनाते हैं। जो उत्तक के समूह है वह अंग और अंगतंत्र बनाते हैं। पाचन तंत्र के अंतर्गत आता है भोजन का भरण, अंतःकरण, पाचन और मलोत्सर्जन, यानी कि पाचन की क्रिया पूर्ण होने के बाद जो है यह पूर्ण क्रिया को दर्शाता है। मुगवा में दांत, जीभ एवं लार ग्रंथियां ये सभी भोजन भरण में सहायता करते हैं। मुगवा में पाचन का आरंभ होता है और छोटी आंत में जाकर के पाचन की क्रिया समाप्त होती है। याद रखिएगा, पाचन की क्रिया जाकर के छोटी आंत में समाप्त हो जाती है और बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत में पचा भोजन रक्त में अवशोषित होकर रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न उत्तक कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। उसके बाद है देखिए अनपचा जो भोजन होता है वह गुदा मार्ग द्वारा बाहर निकल जाता है। जो भोजन नहीं पचता है वो हमारे क्या होता है, पैखाना के द्वारा बाहर हो जाता है। ठीक ना। उसके बाद है निश्वास। निश्वास फेफड़ा द्वारा डायफ्राम की सहायता से होता है और हृदय, धमनी, सिरा रक्त परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। ये जो है ना परिवहन तंत्र का यहाँ पर देखिए निर्माण करती है। हृदय की धड़कन, यहाँ पर देखिए हृदय की धड़कन जो है 70 से 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। तंत्रिका तंत्र के अंग हैं तंत्रिकाएं, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु हैं। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन का अनुभव आँख, कान, नाक, जीभ द्वारा इत्यादि द्वारा होता है, जिसे हम अनुभव करते हैं। ये सभी हमारे संवेदी अंग हैं। अगर संवेदी अंग नहीं रहेंगे तो हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकाल देने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अब आप कहिएगा उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? बेकार पदार्थ। हमारे शरीर में जो बेकार पदार्थ बनता है वही उत्सर्जन की क्रिया द्वारा हम बाहर करते हैं उसको। ठीक ना। जैसे मूत्र, लेट्रिन, कुछ उत्सर्जित पदार्थ को गुदा से, कुछ को स्वेद से, कुछ को नाक के द्वारा बाहर निकाला जाता है। अपशिष्ट उत्सर्जित पदार्थों को मूत्र तंत्र द्वारा बाहर निकालता है। वृक्क, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग जो है इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है कि जनन द्वारा मनुष्य अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन जो क्रिया होती है, जनन जो क्रिया होती है उसी के द्वारा मनुष्य अपनी जनसंख्या में वृद्धि करती है, अपने वंश में वृद्धि करती है। मनुष्य में यह वृद्धि निषेचन द्वारा एक नर जनन कोशिका शुक्राणु एवं एक मादा जनन कोशिका अंडाणु द्वारा एक दूसरे से मिल जाने से होती है। शुक्राणु नर के विरसन में एवं अंडाणु मादा के अंडाशय में बनते हैं। और याद रखिएगा, यहाँ पर हम आपको बताते हैं मनुष्य में मुख्य हार्मोन जो बनता है पुरुषों में वो टेस्टोस्टेरोन बनता है। टेस्टोस्टेरोन बनता है। ठीक है, और महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनता है जो कि जनन के लिए जिम्मेदार होता है। ये पूछा जाता है। अब देखिए प्रश्न कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सही उत्तर को चुनना है। हमारे शरीर के भीतर का ढांचा, कठोर ढांचा जो बनाता है वो कंकाल तंत्र बनाता है। कौन बनाता है? कंकाल तंत्र। हमारे शरीर के भीतर का कठोर ढांचा जो बनाता है वो कंकाल तंत्र बनाता है। याद रखिएगा, कंकाल तंत्र। ठीक है, कंकाल तंत्र। दूसरा है श्वसन तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग है फेफड़ा। श्वसन तंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, श्वसन की क्रिया जो होती है वो फेफड़ा के द्वारा होता है। फेफड़ा के अंदर श्वासिका की अंतिम शाखाएं समाप्त होती है, वायु कोशों में होती है। रक्त वाहिनी जो हृदय से रक्त ले जाती है वह क्या है? धमनी है। जो हृदय से रक्त को ले जाती है वो क्या है? धमनी जो है हृदय से रक्त को ले जाती है। नर जनन अंग है विरसन, आपको बताए थे। और इसी में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ना उत्तेजित करता है। ठीक ना, याद रखिएगा। नर जनन अंग जो है विरसन है। क्या है? विरसन है, याद रखिएगा। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कृतक दांत भोजन को कुतरने में मदद करता है। जो कृतक दांत होता है वो भोजन को कुतरने, काटने में मदद करता है।
हमारे शरीर का कंकाल तंत्र अस्थियों या हड्डियों से बनता है। अस्थि कहिए या हड्डी कहिए, उसी से बनता है। और याद रखिएगा कि वयस्क मनुष्य के शरीर में, एक मिनट, वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा 206। ठीक है। उसके बाद है, देख सकते हैं आप, डैश उत्सर्जित पदार्थ को रक्त से अलग करके मूत्र में बदल देते हैं। विरिक, किडनी जिसको कहते हैं। ठीक है ना, किडनी जो है उत्सर्जित पदार्थ को रक्त से, खून से अलग कर देता है और उसको मूत्र में बदल देता है, पेशाब में बदल देता है। मादा मनुष्य के शरीर के अंदर मौजूद गर्भाशय में शिशु का विकास होता है। ये जो है 9 महीना या 9.5 महीना तक में पूर्णतः विकसित होकर के मादा के योनि के द्वारा मतलब जो है बाहर हो जाता है, जिसको हम प्रसव कहते हैं, क्योंकि गर्भाशय में समय पूर्णे के बाद संकुचन होने लगता है। अब देखिए ये कॉलम है, मिलाना है। देखिए इंसाइजर जो है ये दांत का है। दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। तो इंसाइजर भोजन को कुतरने का कार्य करने वाला दांत होता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये जो है श्वासोच्छ्वास, ये जो है ना श्वसन मतलब प्रवास, उसी को निस्वन और निस्वन मतलब सांस लेते हैं छोड़ते हैं। उसके बाद है आपका देखिए आगे उपजिह्वा, ये जो है आपका ग्रास नली एवं श्वास नली के बीच ढक्कन जैसी एक रचना होती है, उसी को उपजिह्वा कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, हृदय। हृदय का काम है रक्त परिवहन तंत्र का एक अंग है, जिस हृदय को जो है ना रक्त का पंपिंग स्टेशन भी कहा जाता है। और निषेचन, निषेचन का काम तो यहाँ पर देखिए शुक्राणु एक अंडाणु को न्यूक्लियस से मिलन होता है। इस तरह से हम इसको समझे। ठीक है ना, आगे बढ़िए थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर देखिए कहता है पुष्पीय पौधों के 2 भाग होते हैं, जड़ तंत्र और प्रोरोह तंत्र। जड़ नीचे वाला भाग होता है और जिसको हम लोग छिप्पा कहते हैं वो प्रोरोह तंत्र। जड़ 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मूसला जड़, एक होता है झकरा जड़। जिस जड़ में तंत्र एक प्रधान जड़ से निकलती हुई अनेक शाखाएं होती है उसे मूसला जड़ कहते हैं। जैसे चना, सूर्यमुखी आदि जिसमें तना के नीचे से निकली जड़ के झुंड होते हैं, उसे झकरा जड़, जैसे होता है ना झुंड नीचे वाला। धान, गेहूं, घास, मकई इत्यादि पौधे में, ठीक ना, ये जड़ होते हैं। उसके बाद है जड़ का कार्य स्थिरीकरण, संवहन, भोजन संग्रहण। कुछ पौधों की जड़ पौधों को विशेष रूप से अतिरिक्त सहारा देती है, कुछ जो है ना सहारा भी देती है। जैसे देखिए केवड़ा, ईख, ये सब जो है, ठीक ना। उसके बाद है प्रोरोह तंत्र में तना, इसकी शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं फल के होते हैं। पौधे का भूमि के ऊपरी भाग का तना है जिसे पर्वपोरी या पर्वसंधि गांठें होती है। भोजन के संग्रहण के लिए कई पौधों के तनों का रूपांतरण होता है। जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों का संवहन तनों द्वारा पत्तियों एवं फूलों तक होता है। पत्तियों एवं फूलों तक होता है। एक प्रारूपी पत्ती के 3 भाग होते हैं, पत्राधार, पर्णवर्त और पर्णफलक। पत्तियों में जालिकावत समांतर शिराविन्यास होता है, ठीक है ना, याद रखिए समांतर शिराविन्यास यहाँ पर देखिए दिया है। वैसे पौधों में जिनकी पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है मूसला जड़ का पाई जाती है, जबकि उन पौधों में जिनकी पत्तियां शिरा समांतर होती है झकरा जड़ होता है। हरी पत्तियों सूर्य के प्रकाश को उपस्थित जल कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करता है। याद रखिएगा ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6, याद रखिएगा। चलिए, पत्तियों में क्लोरोफिल होने के कारण इनका रंग हरा होता है। कोई भी पौधा जो आप देखते हैं हरा होता है, उसका कारण है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पत्तियों में भोजन संश्लेषण में पत्तियों में उपस्थित रंध्र से अधिक जल को बाहर निकालने में मदद करता है। तना एवं पत्तियां परतान में रूपांतरित हो सकते हैं। एक प्रारूपी पुष्प के विभिन्न भाग हैं, बाह्य दलपुंज, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर, ठीक ना। पुंकेसर परागकोश से परागकण का स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर गिरने की विधि को परागण कहते हैं, जो कीट, जल, वायु द्वारा हो सकते हैं। परागकण का बीजांड से संयोग करने के पश्चात अंडाशय फल में और बीजांड बीज में बदल जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपको बताए तो फूल 4 प्रकार के होते हैं, बाह्य दलपुंज, पुमंग और स्त्री केसर। याद रखिएगा फूल के नर भाग को पुंकेसर कहा जाता है और फूल के मादा भाग को स्त्री केसर कहा जाता है।
अब चलिए हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए। कहता है मूली है, आप लोग खुद जानते हैं मूली क्या है, एक रूपांतरित जड़ है। मूली क्या है, रूपांतरित जड़ है। सहारा देने वाली जड़ें मौजूद होती है, किसमें मौजूद होगा, सहारा। देखिए बरगद में लटकता है, ठीक है ना, बरगद हो जाएगा इसका सही आंसर। भूमिगत रूपांतरित तना का उदाहरण है प्याज। क्या उदाहरण है, प्याज। ये तना है, जड़ नहीं होता, याद रखिएगा, गलती नहीं कर दीजिएगा। कैक्टस नागफनी में तना किस में रूपांतरित होता है, पत्ती में। उसमें पत्ती में देखिएगा कांटा रहता है, ठीक है ना। कैक्टस में देखिएगा बहुत सारे आदमी घर के आगे में लगाते हैं ताकि उसमें नज़र गुजर नहीं लगे, ठीक ना, बहुत सारे आदमी लगाते हैं उन चीज़ों को। उसके बाद है पत्ती के डंठल पर स्थित हरा चपटा भाग को क्या कहते हैं, पर्णफलक कहते हैं। पत्ती संजनी किस में पाया जाता है, मटर में पाया जाता है। पुष्प के डंठल से सिरे पर चपटा भाग को क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। पुष्प का नर जननांग पुंकेसर, अभी बताया देना आपको। पुष्प के नर भाग को पुंकेसर और पुष्प के मादा भाग को स्त्री केसर या जायांग भी कहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलू क्या है, एक रूपांतरित तना है। आलू भी क्या है, तना है, याद रखिएगा, जड़ नहीं है, तना है, इन्हें की जड़ लिख दीजिएगा। आलू एक रूपांतरित तना है। कैक्टस के सूल रूपांतरित होते हैं पत्ती में, अभी तुरंत आप पढ़े। तना दो गांठों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, पौड़ी कहते हैं। दो गांठों के स्थान को पौड़ी कहते हैं, पौड़ी। वर्तिकाग्र स्त्री केसर के डैश में स्थिर होते हैं, शीर्ष में स्थिर होते हैं, शीर्ष। प्रांकुर से प्रोरोह का निर्माण होता है। पत्तियां हरी होती है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। पौधों को 3 वर्गों शाक, झाड़ी और वृक्ष में बांटा गया है। साग का जो हम लोग साग जो खाते हैं, ठीक ना, उसका जीवन काल बहुत कम दिन का होता है। बथुआ, सरोजी, पालक, ठीक ना, ये सभी चीज़ हम लोग खाते हैं। उसके बाद मटर के बीज में 2 बीज पत्र होते हैं, इसे क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री कहते हैं, ठीक ना, 2 बीजपत्री, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कहता है किसी जीव का जो है ना शरीर किसी भाग अपने सामान्य स्थिति से मात्र विस्थापित हो जाना गति कहलाता है, और गति जीवों का स्थान बदल देता है। शरीर की अस्थियां उपास्थियां मिलकर कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। खोपड़ी, मेरुदंड, पसली, पिंजर, कंधे की अस्थियां, बाह्य श्रोणीय अस्थियां शरीर तंत्र बनाती है, जिसे कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र शरीर का एक ढांचा बनाता है जो पूरे शरीर को सहारा देता है। हड्डी क्या करता है, पूरे शरीर को सहारा देता है। अस्थियों की मदद से हमारे शरीर में गति होती है। अगर हड्डी नहीं रहेगा तो हमारा शरीर क्या होगा, गति नहीं कर सकता है। उसके बाद वह स्थान जहाँ 2 से अधिक अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती है संधि कहलाती है, जोड़ कहलाती है। और कई स्थानों पर अस्थियां एक दूसरे से सीधे जुड़ने के अतिरिक्त मजबूत और लचीली रचनाओं से जुड़ी होती है, इसे लिगामेंट कहते हैं। जहाँ टेढ़ा मेढ़ा जुड़ा रहता है, लचीला जुड़ा रहता है, उसको लिगामेंट कहते हैं। अस्थि संधि 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अचल, एक होता है चल संधि। चल संधि के प्रकार हैं कुंदक खलिका, धुराग्र संधि और हिंज संधि। ये सब नाम है जोड़ का, हमारे शरीर में जो जोड़ है उसका नाम दिया गया। पेशियों के संकुचन तथा शिथिलन से अस्थियों में गति होती है। पेशी मजबूत लचीले तंतु कंडरा या टेंडन के द्वारा अस्थि से जुड़ी रहती है। पेशियां सदा विरोधी जोड़े या विरोधी युगल के रूप में कार्य करती है। केंचुआ में गति शरीर पेशियों के संकुचन शिथिलन के कारण होता है और शरीर के धरातल से सुख की गति से मदद करता है। तिलचट्टे की गति के समय इसके 3 पैर शरीर को सहारा देते हैं और अन्य 3 शरीर को आगे धकेलते हैं। कीटों को पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। घोंघा अपने मौंसल चपटे मजबूत पेशीयुक्त पैर से अत्यंत धीमी गति से चलता है और पैर से निकला चिकना श्वास घोंघा को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। मछली मेरुदंड दोनों स्थित विरोधी युगल पेशियों द्वारा उत्पन्न तरंगीय गति के कारण तैरती है और अपना दिशा बदलने के लिए मछली पूंछ का इस्तेमाल करती है। सर्प कशेरुकों, पसली और पेट के सल्कों से जुड़ी मजबूत पेशियों की मदद से अपने शरीर को तेजी से दाएं बाएं मोड़कर आगे बढ़ने में मदद होता है उसको, ठीक ना। अब चलिए ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है।
कहता है हमारा शरीर, देखिए यहाँ पर 1 मिनट, हमारा शरीर के भीतर जो कठोर ढांचा बनता है कंकाल तंत्र से बनता है। दूसरा में देखिए हमारे कंकाल तंत्र के कशेरुक एक दूसरे से जुड़कर बनाते हैं मेरुदंड, पीठ वाला जो हड्डी है। हमारे खोपड़ी और गले के अस्थि के बीच की संधि क्या कहलाती है? धुराग्र संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? धुराग्र संधि कहलाती है। घोंघा में गति होता है पेशीय पाद के कारण से होता है घोंघा में गति, ठीक है। उसके बाद है आपका देखिए अस्थियों एवं उपास्थियों मिलकर के शरीर का कंकाल तंत्र बनाती है। और हमारे शरीर में गति अस्थि और अस्थि संधि, ठीक ना, याद रखिएगा, अस्थि और अस्थि संधि की पेशियों के कारण होती है। हिंज संधि के कारण हमारी कोहनी पीछे की ओर नहीं मुड़ पाती है। और संधि युक्त तिलचट्टा में क्या होता है? संधि युक्त से गति होता है तिलचट्टा में, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है पौधे तथा जंतु जिस वातावरण में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं वह वातावरण उस जीव का परिवेश कहलाता है, ठीक है। जीव प्रकृति में जिस परिवेश में रहता है उसी को आवास कहते हैं, ठीक ना। वासस्थान या आवास संपूर्ण परिवेश का एक भाग हो सकता है और किसी वासस्थान के सभी सजीव पदार्थ जैव घटक और निर्जीव पदार्थ अजैव घटक कहलाते हैं। वासस्थान या आवासों में जहाँ पे रहता है मान लीजिए जिसमें जीव होगा उसको जैव घटक, जिसमें जीव नहीं होगा वह जैव घटक हो जाएगा। इसी तरह से इसको बांट दिया गया, 2 भागों में बांटा गया है, स्थलीय आवास और जलीय आवास। मतलब जो स्थल पर रहते हैं जैसे वन्य क्षेत्र, घास स्थल, मरुस्थल, मरुभूमि, पर्वत क्षेत्र। मृदुजलीय वासस्थान में समुद्री वासस्थान, जलीय वासस्थान भाग है। जीवों की संरचना एवं कायिकी की वैसी विशेषता जिसमें वासस्थान का क्षमता प्रदान करता है उसको अनुकूल, यानी कि कोई भी जीव जंतु जो अपने आप को जीवित रखने के लिए वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं तो उसको अनुकूलन कहते हैं। इनमें कौन वासस्थान के निर्जीव घटक है बताइए? तो ये मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी निर्जीव है। निम्नलिखित में कौन स्थलीय आवास का अजैविक घटक है? अजैविक घटक इसमें हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, वायु, जल, मृदा, इनमें से सभी। जीवों में पाए जाने वाली विशेषता जो उन्हें प्राकृतिक आवास में रहने लायक बनाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताइए? यह कहलाते हैं अनुकूलन। अभी तुरंत आपको बताया, जो अपने आप को ढाल लेते हैं। ऊँट ताकर निम्नलिखित में किस प्रकार के वासस्थान अनुकूलित हैं? देखिए मरुस्थल का जहाज है ऊँट को, और केकट्स भी, नागफनी भी वहीं होता है। उसके बाद आपका पौधे में जंतु जिस वातावरण में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं उसको क्या कहते हैं? परिवेश कहते हैं। कहता है जैसा परिवेश होगा वैसे नहीं ना होगा। उसके बाद है मृदुल आवास और समुद्री आवास क्या होते हैं? जलीय आवास के 2 वृहत प्रकार हैं। वन में पाए जाने वाले समस्त जीव वन्य जीव कहलाते हैं। जो जंगल में रहते हैं उसको जंगली जीव कहते हैं। कैक्टस के तने पत्ती की भांति चपटे, मांसल और हरे होते हैं। अब देखिए यहाँ मिलान कर सकते हैं, ठीक है। पौधे जंतु क्या है? ये स्थलीय हो जाएगा। उसके बाद है वन क्षेत्र, देखिए जैव घटक। पौधे जंतु देखिए 1 मिनट, पौधे जंतु आपका क्या हो जाएगा? जैव घटक हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद वन क्षेत्र हो जाएगा स्थलीय। उसके बाद जो है आपका डॉल्फिन हो जाएगा जलीय, हिरन हो जाएगा शाकाहारी, और मछली के गिल्स जलीय अनुकूलन हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि मछली जो है गल्फर से सांस लेती है, गिल्स उसी को कहा जाता है। उसके बाद हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त वस्तुओं को विशेष गुणों के आधार पर निर्जीव और सजीव में बांटा गया है। जीव जंतु तथा पेड़ पौधे सजीव होते हैं और कुर्सी, पलंग, चौकी, पंखा ये सब निर्जीव होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो पहले सजीव के अंश थे परंतु अब निर्जीव कहलाते, जैसे ऊन, चमड़े की बनी वस्तु ये सब। सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। एक ही प्रकार के उत्पन्नता, एक ही प्रकार कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। संपूर्ण शरीर के एक स्थान दूसरे स्थान तक जाने की गति का प्रचलन कहलाता है। और सजीवों के शरीर में वृद्धि, बाह्य उद्दीपन प्रक्रिया, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और जनन क्रियाएं भी होती है। प्रत्येक सजीव का एक जीवन चक्र होता है। वह जन्म लेता है, वृद्धि करता है, वयस्क होता है और फिर जन्म द्वारा अपने जैसे संतान को जन्म देता है और अंत में मृत्यु होता है। इसको जीवन चक्र कहते हैं, ठीक है ना, लाइफ साइकिल कह सकते हैं इसको। उसके बाद है देखिए सजीव की संरचनात्मक इकाई क्या है? अभी बताया था आपको, कोशिका है। इनमें कौन सजीव नहीं है? देखिए कौन नहीं है? मोटर गाड़ी सजीव नहीं है, बाकी सब तो है।
कौन सी क्रिया ऊर्जा प्राप्त होता है, कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा कौन सी क्रिया, पोषण, यानी कि भोजन करते हैं हम लोग, उससे ऊर्जा मिलती है। कौन सी क्रिया द्वारा सजीव अपने जैसे जीव को जन्म देते हैं, तो जनन क्रिया के द्वारा, है ना। अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है। उसके बाद है सजीवों को ऊर्जा के लिए भोजन तथा शोषण की आवश्यकता, भोजन हो जाएगा यहाँ। सजीव वातावरण में मौजूद बाह्य उद्दीपन जैसे ताप, ध्वनि, प्रकाश के प्रति क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। हानिकारक दूषित पदार्थ उत्सर्जन द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं, जैसे थूक है, खास, लैट्रिन, पेशाब, ये सब उत्सर्जन के द्वारा बाहर होते हैं, नहीं तो मृत्यु हो जाएगा। उसके बाद जनन द्वारा सजीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करते हैं। अंतिम में देखिए मिलान कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अंतिम में मिलान कर लेते हैं, 1 मिनट। वृद्धि, वृद्धि में क्या हो जाएगा, पोषण एवं शोषण से वृद्धि होगा, ठीक है ना। वृद्धि में आपका जो है बीजांकुर से पौधा वृद्धि हो गया। पंखा, मोटर गाड़ी, ईंट, ये सब तो निर्जीव हो गया, निर्जीव मिला दीजिए इसमें। अमीबा, जीवाणु, ये सब एक कोशिकीय जीव हो गया। ऊर्जा, ऊर्जा क्या हो जाएगा, पोषण शोषण, हाँ ये हो जाएगा ऊर्जा। और उत्सर्जित पदार्थ में यूरिया और यूरिक अम्ल। याद रखिएगा पेशाब का जो पीला रंग होता है, यूरिक एसिड के कारण पेशाब का रंग पीला होता है। और पेशाब जो महकता है, अमोनिया के कारण, ठीक है ना। किसके कारण, अमोनिया के कारण। तो आज आप लोगों को बताए साइंस में। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। कमेंट जरूर किया कीजिए। अगर कमेंट करते हैं किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम उस पर जो है ना मेहनत करेंगे और वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक ना। और लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।